हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में तेजी लाने के लिए मैं आ चुका हूँ फिर से आपके लिए एक नया वन शॉट वीडियो लेकर। आज की इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं मुद्रा और साख मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर को। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में इस बार जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक पूरी तरह से वॉच कर लेते हो तो आपके इस चैप्टर से आने वाले 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपसे पूरी तरह से बन जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करना, आप अपने नोट्स से या परीक्षा बोर्ड या परीक्षा साथ जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे आपको इस चैप्टर से जितने मार्क्स का क्वेश्चन मतलब कि 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आने वाला है वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है मैं इसको ना 3 स्टार देना चाहूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप अच्छे से करना। चलो देखते हैं। इस वीडियो में हम जो है इजी नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और लास्ट में आपके लिए एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन रखा गया है जिससे आपको पता चलेगा कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। चलो देखते हैं कि मुद्रा से क्या आशय है। तो मनी क्या है, व्हाट इज मनी। तो आपको बताना है कि मुद्रा जो है एक विनिमय का सबसे सरल और मान्य माध्यम होता है। विनिमय का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बदले में किसी दूसरे चीज़ को देना ही विनिमय कहलाता है। ये क्लियर हुआ। हम इसका उपयोग वस्तु और सेवाओं के लेन देन के लिए करते हैं। ये है यह आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करती है। मतलब कि देखो, विनिमय की प्रक्रिया क्या होती है। अगर हम किसी वस्तु होता है, वस्तु के बदले में हमें मुद्रा मिलता है। अगर आप किसी चीज़ को बेचोगे, ठीक है, तो आपको उसके बदले में मुद्रा मिलेगा और उस मुद्रा के बदले में आप फिर से किसी सामान को जो है खरीदेंगे। ये होता है विनिमय की प्रक्रिया, जो है एक साइकिल की तरह चलती है। ठीक है, ये एक साइकिल की तरह कार्य करती है। ठीक है। देन उसके पश्चात देखते हैं कि मुद्रा के कौन कौन से स्वरूप हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो मुद्रा के स्वरूप को मुख्य रूप से 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है प्राचीन स्वरूप, दूसरा होता है आधुनिक स्वरूप। प्राचीन स्वरूप में जो मुद्रा के स्वरूप थे वो था विनिमय, वस्तु विनिमय, मतलब कि किसी वस्तु के बदले में ही किसी दूसरी वस्तु को लेन देन किया जाता था। ठीक है। सेकंड लिखना है कि सोने चांदी के सिक्के चलते थे प्राचीन काल में। अब आधुनिक मॉडर्न स्वरूप कौन कौन से हैं तो वो बताना है आपको। जो नोट्स आप यूज करते हो, 10 रुपये 50 रुपये का नोट यूज करते हो, वो कागजी मुद्रा आ चुका है। प्लास्टिक मनी आ चुका है। जो कार्ड्स होते हैं, एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, वो प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। डिजिटल मतलब कि यूपीआई नेट बैंकिंग का यूज करते हो, वो डिजिटल डिजिटल स्वरूप कहलाता है। अब देखते हैं कि मुद्रा के प्राचीन स्वरूप कौन कौन से हैं। तो ये देखो, मुद्रा के प्राचीन स्वरूप जो है, मुद्रा के आविष्कार से पहले लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। पहला कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वस्तु मुद्रा का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि वस्तु का उपयोग जो है मुद्रा की तरह किया जाता था। अनाज और पशुधन का उपयोग किया जाता था। सेकंड लिखना है धातु मुद्रा का उपयोग किया जाता था। मतलब कि जो धातु के सामान होते थे, सोने चांदी तांबे के सिक्के जो है चला करते थे पहले ज़माने में। विनिमय प्रणाली, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता है, ये किया जाता था। समस्या क्या होती थी इससे, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी होती थी। क्लियर। इसके पश्चात देखते हैं कि मुद्रा के आधुनिक स्वरूप कौन कौन से हैं, मॉडर्न फॉर्म कौन से हैं। तो आपको बताना है कि आधुनिक स्वरूप में सबसे पहले आपको लिखना है कागजी मुद्रा। मतलब कि अभी नोट्स आ चुके हैं, नोट जो आप यूज करते हो मार्केट में, वो हो जाता है। जो आधुनिक स्वरूप है आप उससे तो परिचित हो ना, जो आसपास में देखते हो उसी को आपको इसमें लिखना है। सिक्के, ठीक है, छोटे मूल्य के लेन देन के लिए हम कॉइन्स का उपयोग करते हैं। थर्ड लिखना है बैंक जमा, बैंक डिपॉजिट का उपयोग करते हैं। फोर्थ लिखना है प्लास्टिक मनी, जो अभी एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड उपयोग करते हो वो है प्लास्टिक मनी। उसके बाद लिखना है फिफ्थ में यूपीआई नेट बैंकिंग का उपयोग किया जाता है डिजिटल भुगतान के लिए। ये होता है मुद्रा के आधुनिक स्वरूप। क्लियर। देन उसके बाद देखते हैं कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं, मतलब फंक्शंस ऑफ मनी, मतलब कि हम मनी से कौन कौन से कार्य कर सकते हो। तो पहला मूल्य का मापन। क्लियर। हर वस्तु की कीमत तय करना जो है मनी का कार्य होता है। विनिमय का माध्यम जो है बन चुका है। मूल्य का संचय बन चुका है, लेन देन को आसान बनाता है। ये धन को भविष्य के लिए जमा करना है तो आप जो है मुद्रा के कार्य के अंतर्गत रख सकते हो। फोर्थ लिखना है कि स्थानांतरण, क्रय शक्ति को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए हम
मुद्रा का उपयोग करते हैं। ये इसके मुख्य 4 कार्य है, इसको आपको एग्ज़ाम में और डील कर देना है, जिससे आपको एग्ज़ामिनर जो है अच्छा नंबर देंगे। हाँ, इसके पश्चात देखते हैं कि साख। साख से क्या तात्पर्य है? साख को इंग्लिश में बोला जाता है क्रेडिट या फिर लोन, ठीक है? तो क्रेडिट किसे कहेंगे? यह एक समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धन, वस्तु या सेवाएँ देता है। मतलब कि बेसिकली इसमें ना जो है कोई व्यक्ति रहेगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था से जो है किसी धन या किसी चीज़ को उधार लेता है। ये होता है साख या क्रेडिट। इसमें एक बेसिकली एक वादा होता है, मतलब कि उधारकर्ता जो है भविष्य में भुगतान करने का वचन देता है। ये समझो कि अगर कोई व्यक्ति है जिसे अपना घर बनाना है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा। बैंक से लोन लेता है तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ समय के पश्चात में उस पैसे को वापस बैंक को देना होता है। यही होता है लोन। क्लियर? तो यह आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि किसान जो है बीज खरीदने के लिए ऋण लेता है और फसल काटने के बाद उसे चुकाता है। ये है। अब देखते हैं कि ऋण की कौन-कौन से शर्तें हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कौन-कौन से हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है ऋण लिया है, पैसे उधार लिया है, तो उसको कौन-कौन से शर्तें जो है वो मानने पड़ेंगे, वो देखते हैं। पहला है ब्याज दर। अगर कोई व्यक्ति जो है पैसे लिया है, मान लो 10 लाख रुपए कोई व्यक्ति लिया है, ठीक है? तो अगर वो व्यक्ति जो है इसे 2 साल में लगाता है, 2 साल में वापस करूँगा ऐसा वचन दिया है, तो जो व्यक्ति पैसा दिया है वो ना उस व्यक्ति पर अगर 2 साल के बाद पैसा को वापस नहीं करेगा, तो उसमें कुछ पैसे जो है ब्याज के रूप में जोड़ते जाएगा। 2% या 5% की दर से ब्याज जो है जोड़ते जाएगा। ये होता है ब्याज दर। फिर देखते हैं समय, मतलब ड्यूरेशन। एक समय फिक्स किया जाता है ऋण देने का, ठीक है? गिरवी, अब कोई व्यक्ति जो है उधार लिया है, तो उसको उस उधारी के बदले में कुछ सामान जो है ज़मानत के रूप में रखना पड़ता है, जैसे कि भूमि रख सकता है, घर रख सकता है, गाड़ी रख सकता है। कागज़ात, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो है बनाए जाते हैं। ये आपको लिखना है ऋण के शर्तों में, ठीक है? इसके पश्चात देखते हैं कि लोन एक दोहरी तलवार है, मतलब कि जो है लोन किसी भी चीज़ का जो अच्छा असर भी होता है और बुरा असर भी होता है, तो लोन की भी अच्छा असर है और बुरा असर है। देखो लोन के क्या-क्या फ़ायदे हैं वो देखते हैं। आय में वृद्धि करता है। अगर कोई व्यक्ति जो है बैंक से जो है पैसे उधार लिया है, लोन लिया है और किसी दूसरे काम में लगाया है, अपनी दुकान खोली है या किसी दूसरे काम में लगाया है, अगर उसे उस दुकान से जो है फ़ायदा मिलता है, ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, उस व्यक्ति की आय में वृद्धि होगा। फिर उस पैसे को जो लोन लिया था उसे बैंक को वापस कर देगा। ये क्लियर हुआ? तो आय में वृद्धि होती है, व्यवसाय का विस्तार होता है, उसके व्यवसाय में जो है बिजनेस में वृद्धि होगा। थर्ड लिखना है जीवन स्तर में सुधार होता है, किसानों के लिए फसल उत्पादन में मदद करता है। ये हो गया। अब नुकसान कौन कौन से उसको भी देख लेते हैं। नुकसान में देखो, कर्ज के जाल में फंस जाता है। अगर कोई व्यक्ति लोन लिया है किसी दूसरे व्यक्ति से और किसी कारणवश उसको जिस काम के लिए वो लोन लिया था वो काम ही जो है असफल हो जाता है, तो वो व्यक्ति जो है उस लोन को चुका पाने में जो है असमर्थ हो जाता है, जिससे जो है कर्ज के बोझ में जो है दब जाता है। ये है उच्च ब्याज दर, ठीक है? मतलब कि अगर ब्याज दर जो है अधिक होता है, तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा पैसे जो है बाद में जो है देने पड़ेंगे। विशेषकर जब साहूकार जो लोग होते हैं ना, वो जो है बहुत ही ज़्यादा पैसे लेते हैं। इसलिए ना अगर आपको कभी भी लोन लेना हो या ऋण लेना हो, तो आप जो है बैंक से डायरेक्ट लिया कीजिए। बैंक से लेने से एक फ़ायदा ये होगा कि आपको ब्याज जो है कम देना पड़ेगा, ठीक है? और जो साहूकार होते हैं उनका ब्याज जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। थर्ड लिखना है आपको, ज़मीन संपत्ति खोने का डर होता है, ठीक है? गिरवी अगर किसी सामान को आप रखे हो, अगर आप नहीं चुका पाते हो उस ऋण को, तो आपका जो ज़मीन है, संपत्ति है वो, ठीक है, उससे आप हाथ धो बैठोगे। ये है। मानसिक तनाव और आर्थिक संकट उत्पन्न होता है इससे। देन उसके बाद देखते हैं कि बैंकों के खातों के प्रकार, बैंक में कौन कौन से खाते जो है खोले जाते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करें तो आपको पहला लिखना है बचत खाता, ठीक है? बचत खाता, इसे सेविंग अकाउंट कहा जाता है। सेकंड लिखना है आपको चालू खाता, करेंट अकाउंट। थर्ड लिखना है स्थायी खाता, ठीक है? फोर्थ लिखना है आवर्ती खाता। जो बचत खाता होता है ना, मुख्य रूप से जो आम जनता होते हैं, जो हमारे जैसे लोग होते हैं, उनका जो खाता होता है वही होता है बचत खाता। इसमें सीमित लेन देन होता है, मतलब कि लेन देन जो है एक लिमिट होता है लेन देने का, ठीक है? ब्याज मिलता है इसमें। आप भी जब अकाउंट खुलाओगे तो आपको जो है आपके अकाउंट में ब्याज मिलता होगा।
यह है बचत खाता है। और चालू खाता देखते हैं, करंट अकाउंट, इसमें असीमित लेन देन होता है, मतलब कि इसमें आप कितना भी लेन देन कर सकते हो, ये हुआ। इसमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा। जो व्यापारी लोग होते हैं उनका जो खाता होता है वो होता है चालू खाता। क्लियर। स्थायी खाता, स्थायी जमा खाता ऐसा खाता होता है कि मानो आपको कोई पैसा है आपके पास, ठीक है, अगर आप बैंक में गए हो, उसे आप बोलेंगे कि मुझे इस पैसे को जो है, इस 10 लाख रुपए को मुझे 5 साल के बाद निकालना है, ठीक है, 5 साल के बाद निकालना है, तो वो आपके उस पैसे को जो है कौन से खाते में रखेगा, स्थायी जमा खाता में रखेगा, फिक्स डिपॉजिट में रखेगा, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में क्या फ़ायदा होता है, इसमें ये फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो है सबसे अधिक ब्याज मिलता है, ठीक है। फिर देखते हैं आवर्ती खाता। आवर्ती खाता को आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, आवर्ती जमा खाता। ये हर महीने निश्चित राशि जो है जमा करना होता है इस आवर्ती जमा खाता में। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसको आपको अच्छे से कर लेना, आप एग्जाम में इसे लिख सकते हो। इसके पश्चात देखते हैं कि बैंकों के कौन कौन से कार्य हमें देखने को मिलते हैं। तो बैंक क्या क्या काम करते हैं। जमा स्वीकार करना, मतलब कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जनता से पैसे जो है सुरक्षित रखना, जनता के जो पैसे होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने का काम कौन करता है, बैंक करता है। सेकंड लिखना है ऋण देना, मतलब कि लोन देने का काम होता है। थर्ड लिखना है भुगतान सुविधा। भुगतान सुविधा का मतलब होता है चेक, ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट का सारा काम जो है बैंक के माध्यम ही किया जाता है। जो फ़ोन पे होता है, फ़ोन पे का अभी यूज किया जाता है, वो बैंक के माध्यम से ही किया जाता है। अकाउंट से जो है जुड़ा होता है फ़ोन पे, उसके माध्यम से आप किसी को फ़ोन जो है पे करते हो। क्लियर। धन अंतरण, मतलब कि फंड ट्रांसफ़र किया जाता है, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे को आप आसानी से भेज सकते हो, ये क्लियर। हाँ, इसके पश्चात देखो कि केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक में कौन कौन से अंतर होते हैं। केंद्रीय बैंक का मतलब होता है आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई क्या होता है, ये जो है ना भारत सरकार का बैंक होता है। और वाणिज्य बैंक जो आप एसबीआई बैंक सुने होंगे, आपका जो आम लोग जो है खाता खोलते हैं एसबीआई वगैरह में, वो होता है वाणिज्य बैंक। तो ये निजी या सरकारी होता है, ये निजी भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का पर्सनल बैंक भी हो सकता है, और सरकार का भी बैंक हो सकता है, ये हुआ। नोट जारी करना, देखो सिर्फ अगर आप आपके हाथ में जो नोट है उसको जारी करने का सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश में एक जने को, वो है केंद्रीय बैंक को है, ठीक है। नोट जारी केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। वाणिज्य बैंक के पास ये अधिकार नहीं होता है। बैंकों का बैंक जो है केंद्रीय बैंक को कहा जाता है, ये जो है बैंकों का बैंक है, और वाणिज्य बैंक जो है नहीं है। उद्देश्य क्या है, समाज कल्याण और नियंत्रण के लिए आरबीआई का गठन किया गया था इसके। और वाणिज्य बैंक जो है लाभ कमाने के लिए बनाया गया है। इसके पश्चात देखते हैं कि जनता को ऋण देने का कार्य होता है आरबीआई का। ये प्रत्यक्ष नहीं देता है ऋण, ठीक है, जबकि जो वाणिज्य बैंक होते हैं वो जनता को ऋण देता है। ये क्लियर हुआ। हाँ, उसके पश्चात देखो कि भारतीय रिजर्व बैंक की कौन कौन सी भूमिकाएं हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को जो है, को बैंकों का बैंक कहा जाता है। मुद्रा निर्गमन का कार्य जो है सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। साख नियंत्रण का कार्य करता है। ब्याज दरों और ऋण नीतियों को तय करने का कार्य करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। आरबीआई आरबीआई जो है भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो है कब हुआ था पता है, ये हुआ था 1935 में, ठीक है। इसे आप अपने आंसर में लिख सकते हो। हाँ, उसके पास देखते हैं कि आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं, तो वही आपको बताना है। 4 कार्य, पहला है नोट निर्गमन का कार्य करता है, दूसरा साख नियंत्रण का कार्य करता है, तीसरा आपको लिखना है निरीक्षण करता है, मतलब कि दूसरे बैंक पर जांच करता है, दूसरे बैंकों की जांच करने का कार्य आरबीआई का होता है। फोर्थ लिखना है कि सरकार का बैंक होता है ये। क्लियर। हाँ, इसके पश्चात देखते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होता है, इसको आपको अच्छे से करना है। तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि जब वस्तु और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब कि कोई सामान जो है पहले 50 रुपये में मिलता था, अब वही सामान जो है 75 में मिलने लगा, तो यही होता है मुद्रास्फीति, ठीक है। इसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है, मतलब कि परचेसिंग पावर जो है कम हो जाती है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जो पेन पहले 5 रुपये में मिलता था अब वो पेन जो है 10 रुपये में मिलने लगा। किसके कारण, यही होता है मुद्रास्फीति। कारण मांग का बढ़ना और आपूर्ति में कमी।
मुद्रास्फीति का कारण क्या है? अगर किसी सामान का जो डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उस सामान की कीमत जो है बढ़ जाएगी। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपको लिखना है। आरबीआई बैंकों पर नियंत्रण कैसे रखता है? देखो, हमने पढ़ा कि आरबीआई जो है दूसरे बैंकों पर नियंत्रण करता है। ठीक है, तो कैसे रखता है? तो आपको ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट लिखना है बैंक दर, बैंक रेट, मतलब कि वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को लेन देता है। मतलब कि किसी मानो जो एसबीआई होता है, एसबीआई के अंतर्गत जो भी बैंक रहेंगे, स्टेट बैंक मानो स्टेट बैंक है। ठीक है, स्टेट बैंक क्या करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को लोन देगा। ठीक है, लोन दिया, ये व्यक्ति को लोन देता है, लेकिन जो आरबीआई होता है ना, वो स्टेट बैंक को लोन देगा। क्लियर? मतलब कि आरबीआई बैंकों को लोन देने का कार्य करता है। सेकंड सेकंड लिखना है नगद आरक्षित अनुपात, मतलब कि बैंकों को अपनी जमा का कुछ हिस्सा जो है आरबीआई के पास नगद रखना पड़ता है। ये हो गया। थर्ड लिखना है सांविधिक तरलता अनुपात, बैंकों को कुछ पैसे अपने पास तरल रूप सोने, चांदी या नकद में रखना होता है। ये है। निरीक्षण लिखना है आपको, आरबीआई समय समय पर बैंकों के खातों की जांच जो है करता है। निर्देश गाइडलाइन जारी करता है कि किसे ऋण देना है और किसे ऋण नहीं देना है। ये नियम बनाने का कार्य आरबीआई का होता है। बैंक से संबंधित जितने भी नियम कानून होते हैं सभी जो है आरबीआई के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने वो एड भी सुना होगा कि आरबीआई कहता है कि सतर्क रहे, सावधान रहें। ठीक है, किसी को अपना ओटीपी, क्यूआर कोड जो है नहीं देना चाहिए। ये है। फिर देखते हैं कि यदि आरबीआई नियंत्रण नहीं रखे तो क्या होगा? तो इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। पहला, मुद्रास्फीति, अधिक मुद्रास्फीति हो जाएगी, मतलब कि वस्तुओं का जो मूल्य है वो जल्दी से जल्दी जो है बढ़ने लगेगा। सेकंड लिखना है असुरक्षित ऋण, मतलब कोई बैंक है किसी को लोन दे रहा है, किसी भी व्यक्ति को लोन दे देगा वो, जिससे असुरक्षित ऋण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। थर्ड लिखना है बैंक दिवालिया, जमाकर्ताओं का पैसा जो है डूब सकता है इससे, अगर आरबीआई जो है नियंत्रण नहीं रखेगा। उसके बाद लिखना है कि आर्थिक अस्थिरता, देश की अर्थव्यवस्था जो है खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है और जो इसके पहले देखे हैं उस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, ये ही जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जो है पूछे ही जाएंगे। क्लियर? बैंक कुछ बैंकिंग शब्द है, कुछ टर्म्स है, उसको आपको ध्यान रखना है। आपने सुना होगा चेक, चेक शब्द भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। चेक क्या होता है कि एक कागज होता है। ठीक है, एक कागज होता है जिसमें कुछ अमाउंट डला रहता है, जैसे कि 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, कुछ अमाउंट डला होता है। अगर आप उस चेक को जो है ले जाकर किसी बैंक में जमा करते हो, तो जिसका इसमें सिग्नेचर हुआ होता है ना, सिग्नेचर हुआ होता है, उसके अकाउंट से आपको जो है 5 लाख या 10 लाख रुपए जो है दे दिए जाएंगे। ये होता है चेक। बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति को रकम देने का एक लिखित आदेश होता है। चेक क्लियर हुआ? चेक क्या होता है? अगर कोई पूछे चेक क्या होता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, सेकंड देखते हैं मार्केट या बाजार, वह स्थान जहाँ क्रेता और विक्रेता वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं वही होता है मार्केट या बाजार। ठीक है, फिर आप सुने होंगे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, ठीक है, उधार भुगतान का साधन होता है, इसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, किसी से आप उधार लिए हो तो उसको भुगतान करने का एक माध्यम होता है, एक साधन होता है, वो होता है क्रेडिट कार्ड। एक होता है डेबिट कार्ड भी होता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। ठीक है, ये आप तो सुने भी होंगे ना ये शब्दों को। कुछ कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट्स है, उसको आपको याद रखना है। आप इसको अपने आंसर में लिख सकते हो, जिससे आपका जो आंसर है वो और एट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो मुख्यालय देखो, आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है, उसको आप याद रखना कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। हस्ताक्षर देखो, 10 रुपये और उसके ऊपर के जितने भी नोट होते हैं ना, उसमें आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। क्लियर? ये लिखना है। राष्ट्रीयकरण, मतलब कि प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 और 1980 में हुआ था। निर्गमन, भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार केवल और केवल आरबीआई के पास है। ये क्लियर हुआ? फिर देखो, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा, ये पता चलेगा आपको
कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक हमने पढ़ा कि आरबीआई है। क्लियर? एसबीआई वगैरह नहीं है। एटीएम का अर्थ क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म होता है, एटीएम मशीन आपने देखा होगा, ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ब्याज किस खाते में मिलता है, तो आपको बताना है स्थायी जमा खाता, जिसमें आप किसी फिक्स टाइम के लिए पैसे को जमा करके रखोगे, उसी में आपको जो है बैंक ज़्यादा ब्याज देगा। क्लियर? अब फिर देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस है। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, इसको देख लिया हमने, आरबीआई होता है। इनमें से कौन सा एक आधुनिक मुद्रा का स्वरूप नहीं है, तो कागजी नोट है, बैंक जमा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, बैंक और अनाज, पशु और अनाज नहीं है, ये जो है एंशियंट मतलब कि प्राचीन मुद्रा के स्वरूप है। हाँ, उसके बाद देखो कि स्वयं सहायता समूह में बचत कौन तय करता है, तो स्वयं सहायता समूह में जो है समूह के सदस्य ही बचत तय करेंगे। क्लियर? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो हमने पढ़ा कि 1969 में बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। देखो, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे ख्याल से आरबीआई के कार्य को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है, 5 कार्य आपको करना है। मुद्रा के कौन कौन से कार्य है उसको कर लेना आप, साख लोन से क्या तात्पर्य है उसको समझ लेना, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण क्या होता है उसको भी, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपको तीन जो शुरू के 3 क्वेश्चन बताए उसको आपको अच्छे से करना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इस चैप्टर का समरी क्या निकला। मुद्रा और साख किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ठीक है, इसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ऐसा शब्दों को आप लिख दिया करो एग्जाम में, जिससे आपका एग्जामिनर जो है ना थोड़ा सा खुश भी हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो बस यहीं तक था, मिलते हैं किसी नए वन शॉट वीडियो के साथ।